Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था यूलर्स फार्मूला हमने देखा था। यूलर्स फार्मूले में कुछ लिमिटेशंस थी, वो देख लेते हैं। फार्मूला हमने पढ़ा था कि जो लोड होता है, जो बकलिंग लोड होता है, उसकी वैल्यू है पाई स्क्वायर ई आई बाई एल ई स्क्वायर। एल ई वहां पे क्या होता था, इफेक्टिव लेंथ होता था। यहाँ पे यूलर फार्मूला हमने निकाल दिया, बकलिंग लोड हम इससे निकाल सकते हैं, लेकिन इस फार्मूले की कुछ लिमिटेशंस हैं। हम लिमिटेशन देख लेते हैं। पहली लिमिटेशन क्या है कि ये जो फार्मूला है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, लॉन्ग कॉलम के लिए है। किसके लिए है ये, लॉन्ग कॉलम ओनली। ठीक है, किसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं ये फॉर्मूला, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए कर सकते हैं। अगर कोई कह दे कि हाँ शॉर्ट कॉलम है या इंटरमीडिएट कॉलम है, मतलब छोटी लेंथ की है या उसकी मिडिल में लेंथ है, तो इन कॉलम्स के लिए हम यूलर्स फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। दूसरी जो इसकी कंडीशन है कि इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने जो डायरेक्ट लोड लगा था, डायरेक्ट लोड की वजह से जो डायरेक्ट स्ट्रेस था, जिसको कि आप कह सकते हो कि जो क्रशिंग जो थी उसको क्या किया था, नेग्लेक्ट कर दिया था। ठीक है, लिमिटेशन क्या है, सबसे पहले लिमिटेशन ये है कि लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए यूज किया जा सकता है। दूसरा ये है कि डायरेक्ट स्ट्रेस नेग्लेक्ट कर दिया है। यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस इज नेग्लेक्टेड, इट मीन्स कि क्रशिंग इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो ये यूलर्स फार्मूला के लिमिटेशन हो गए। अब बात ये उठती है कि अगर ये सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए है, तो अगर शॉर्ट कॉलम होगा या इंटरमीडिएट कॉलम होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टर्म है जिसको हम कहते हैं स्लेंडरनेस रेशियो, वो देख लेते हैं। अब दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि स्लेंडरनेस रेशियो होता क्या है। स्लेंडरनेस रेशियो, फॉर्मूले की बात की जाए तो स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है उसको एस से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है एल ई बाई के। ठीक है, स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला जो होता है एल ई बाई के होता है। एल ई क्या है, यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ है, और के हम सबको पता है क्या होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन। ये तो बात हो गई फॉर्मूले की, लेकिन एक्चुअल में स्लेंडरनेस रेशियो क्यों निकालते हैं, इसका प्रॉपर आप कह सकते हो कि इसका प्रॉपर मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे मैं ये बता दूं कि स्लेंडरनेस रेशियो निकालने का जो मेन मकसद है वो ये आइडेंटिफाई करता है कि जो कॉलम है वो शॉर्ट है या फिर लॉन्ग है या फिर इंटरमीडिएट है। पहला तो पॉइंट ये हो गया कि क्यों निकालते हैं, वाई स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है, स्लेंडरनेस रेशियो इज डिनोटेड बाय एस। तो क्यों हम यूज करते हैं, क्यों, पहला तो ये है कि क्योंकि कॉलम लॉन्ग है, शॉर्ट है या फिर इंटरमीडिएट लेंथ का है। ठीक है, कॉलम या तो लॉन्ग है, शॉर्ट है या इंटरमीडिएट लेंथ का है, इसलिए हम क्या करते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो निकालते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा ये है कि स्लेंडरनेस रेशियो जितना ज्यादा होगा, एस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, दूसरा पॉइंट क्या है, एस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतने ही क्या होंगे, चांसेस ऑफ फेलियर ज्यादा होंगे। चांसेस ऑफ फेलियर बाय बकलिंग विल बी मोर। यहाँ पे हमने देखा कि स्लेंडरनेस रेशियो क्यों यूज करते हैं। सबसे पहला तो ये हो गया कि हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो
कॉलम जो है लंबा है, छोटा है या फिर इंटरमीडिएट लेंथ का है। और दूसरा पॉइंट हमें ये पता चला कि जितनी ज़्यादा एस की वैल्यू होगी, स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही चांसेस ऑफ फेलियर जो है वो ज़्यादा होंगे। किसके लिए? बकलिंग की वजह से। बकलिंग की वजह से जितना फेलियर होगा उतना ही ज्यादा फेलियर होगा अगर स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू ज्यादा है। ये एस कम हो गया, इट मींस कि फेलियर के चांसेस भी कम हो जाएंगे। क्यों? ड्यू टू बकलिंग। ये याद रखना है, बकलिंग या फिर क्रिपलिंग भी इसको कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने पहले भी बताया था कि बकलिंग क्या है, क्रिपलिंग क्या है, डायरेक्ट क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। आप बकलिंग को क्रिपलिंग भी कह सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई स्लेंडरनेस रेशियो की बात। तो स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है ये क्या है? यूनिटलेस है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ये याद रखना है कि यूनिटलेस होता है। एल बाई के जो है, के हमें पता है रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, और के की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट आई मिनिमम बाय ए। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जो के लेते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन लेते हैं, वो क्या लेते हैं? मिनिमम वैल्यू लेते हैं। रेडियस ऑफ जायरेशन की मिनिमम वैल्यू क्यों मिनिमम लेते हैं? जब ये यहाँ पे हमने क्या किया, इसको मिनिमम जब हमने लिया तो इट मीन्स कि अगर के मिनिमम हमें निकालना है तो आई मिनिमम भी होना चाहिए। ठीक है, आई मिनिमम होना चाहिए। तो ये चीज हो गई यहाँ पे। ठीक है, क्या है कि के मिनिमम जब लोगे तो इट मीन्स कि के मिनिमम निकालने के लिए हमें आई भी तो मिनिमम लेना होगा। क्यों? क्योंकि के क्या है? प्रपोर्शनल है इसके। एक तरीके से के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आई के। अगर ये मिनिमम है तो ये भी मिनिमम होना चाहिए, अगर ये मैक्सिमम निकालना है तो ये भी मैक्सिमम होना चाहिए। ये चीज हमने देख ली थी। तो ये हो गई आपकी स्लेंडरनेस रेशियो की बात। ठीक है, यूलर्स फॉर्मूले की लिमिटेशन हमने देख ली। स्लेंडरनेस रेशियो में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने देख लिए। फॉर्मूला इसका देख लिया। ये क्या है? यूनिटलेस है, कोई भी यूनिट इसकी होती नहीं है। इफेक्टिव लेंथ है। मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू क्या होती है? आई हमें पता है कि क्या होता है। आई क्या है? आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और ए जो है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो भी आपका कॉलम दिया हुआ है। ठीक है, जो भी कॉलम दिया है ए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। और आई क्या हो जाएगा इसका? आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एस क्यों यूज करते हैं? स्लेंडरनेस रेशियो क्यों निकालते हैं? आइडेंटिफाई करने के लिए कि कॉलम किस टाइप का है, लॉन्ग है, शॉर्ट है या इंटरमीडिएट लेंथ का है। और जितना ही ज्यादा एस होगा, एस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी, अगर एस की वैल्यू ज्यादा है, एक चीज देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि एस इज इक्वल टू हमने लिखा एल बाई के। ठीक है, अगर हमने एस को ज्यादा करा, एस ज्यादा इट मीन्स की लेंथ ज्यादा, मतलब लेंथ अगर ज्यादा है तो क्या है? एस की वैल्यू ज्यादा हो रही है। लेंथ ध्यान से देखना है, अगर लेंथ ज्यादा है, इफेक्टिव लेंथ ज्यादा है, कॉलम की इफेक्टिव लेंथ ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा कि स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू ज्यादा होगी। और अगर स्लेंडरनेस रेशियो ज्यादा होगा तो बकलिंग की वजह से फेलियर होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि जितना ज्यादा लंबा कॉलम आप यूज करोगे उतने ही फेलियर के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई स्लेंडरनेस रेशियो की। एक टर्म आता है, हमने अभी देखा था कि जो रेनकाइन फॉर्मूला है, सॉरी रेनकाइन नहीं, हमने यूलर्स फॉर्मूला पढ़ा था। यूलर्स फॉर्मूला में हमने देखा था कि इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन हमने देख ली थी कि ये लंबे कॉलम के लिए यूज किया जाता है, शॉर्ट कॉलम के लिए नहीं यूज कर सकते। दूसरी चीज कि इन्होंने क्या किया था कि डायरेक्ट स्ट्रेस को नेग्लेक्ट कर दिया था। बाद में क्या हुआ कि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए ही चीजें निकालेंगे, शॉर्ट कॉलम कहाँ है, इंटरमीडिएट कॉलम कहाँ है, उनके लिए भी तो चीजों को निकालने की जरूरत है, उनका भी तो कोई सोल्यूशन होना चाहिए। तो रेनकाइन ने एक फॉर्मूला दिया, रेनकाइन रेनकाइन ने एक फॉर्मूला दिया। उन्होंने क्या कहा कि ऐसा है, जो यूलर्स फॉर्मूले में कमियां थी हम उसको दूर करेंगे। तो इन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले की कंडीशन क्या है इस फॉर्मूले की यूज करने की, कि कोई भी कॉलम, कोई भी एनी कॉलम, ठीक है, फॉर एनी कॉलम रेनकाइन फॉर्मूला इज यूज। ठीक है, किसी भी कॉलम के लिए आप रेनकाइन फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया कि क्रशिंग और बकलिंग दोनों को इन्होंने कंसीडर किया। इन्होंने क्या किया, क्रशिंग प्लस बकलिंग दोनों को कंसीडर किया। ठीक है,
किसी भी कॉलम के लिए यूज कर सकते हैं और इसमें दोनों को यूज किया, ठीक है, क्रशिंग और बकलिंग। जबकि यूलर में क्या था, यूलर में सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग कॉलम था, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसी भी कॉलम को यूज कर सकते हैं। यूलर में क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बकलिंग को कंसिडर किया था, क्रशिंग को नेग्लेक्ट कर दिया था। यूलर रैंकाइन में हम क्या करेंगे, क्रशिंग और बकलिंग दोनों को साथ में लेके चलेंगे। तो इनका जो फॉर्मूला था, रैंकाइन ने जो फॉर्मूला दिया उसकी वैल्यू है 1/PR इज इक्वल टू 1/PC प्लस 1/PE। हमें अच्छे से पता है कि PR, PC और PE क्या हो सकता है यहाँ पे। तो जो PR है वो क्या है, रैंकाइन लोड हो गया, राइट। PC जो है वो क्या है आपका, क्रशिंग हो गया, क्रशिंग लोड हो जाएगा। PE जो है वो क्या है, PE बकलिंग या फिर क्रिपलिंग लोड, ये चीजें हो गई यहाँ पे, ठीक है। रैंकाइन ने फॉर्मूला दिया 1/PR इज इक्वल टू 1/PC प्लस 1/PE, जहाँ पे PC, PR और PE क्या है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे ये भी देख लेते हैं। PC हमें अच्छे से पता है, जो क्रशिंग लोड होता है, जो डायरेक्ट स्ट्रेस डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव लोड की वजह से आता है, वो क्या होता है, कॉम्प्रेसिव लोड हो जाता है। जो डायरेक्टली लोड हम लगा रहे हैं, एक्सियल लोड लगा रहे हैं, उसकी वजह से जो लोड होता है वो क्या होता है, वही तो क्रशिंग लोड होता है। तो क्रशिंग लोड को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको सिग्मा C इंटू ए लिख सकते हैं। ये हमने देखा हुआ था, क्योंकि हमने क्या किया था, वहां पे जो सिग्मा C आता था वो क्या होता था, PC/A ही तो होता था। तो PC की अगर वैल्यू निकालनी है तो इज इक्वल टू सिग्मा C इंटू ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आराम से आ जाएगा। बकलिंग या फिर क्रिपलिंग लोड हमने देखा था, ये हमने रैंकाइन फॉर्मूला में देखा था, इसकी वैल्यू होती है पाई स्क्वायर EI/LE²। LE यहाँ पे क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। ये चीजें PC और PE की वैल्यू आ गई। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जब हम ये सारी वैल्यूज, ये PC की वैल्यू, ये PE की वैल्यू, ये यहाँ पे रखेंगे तो हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। एक फॉर्मूला मिलेगा जिसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे लिख देती हूँ, PR इज इक्वल टू सिग्मा C इंटू ए, 1 प्लस ए LE/K का होल स्क्वायर, 1 प्लस ए LE/K का होल स्क्वायर। ये आती है आपकी PR, मीन्स की जो रैंकाइन लोड है इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये क्या है, PR इज इक्वल टू सिग्मा C इंटू ए, 1 प्लस ए LE/K का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने सारी वैल्यू पुट की है और रैंकाइन लोड की वैल्यू हमें आ गई है, ठीक है। जो A है यहाँ पे वो है रैंकाइन कांस्टेंट। A क्या है, रैंकाइन कांस्टेंट है, सिग्मा C पाई स्क्वायर E, इसकी वैल्यू होती है, जो रैंकाइन कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू होती है सिग्मा C इंटू पाई स्क्वायर E। ये है आपकी रैंकाइन कांस्टेंट की वैल्यू। A इज इक्वल टू रैंकाइन कांस्टेंट, ठीक है। ये था आपका यूलर्स, हमने देखा, यूलर्स की लिमिटेशंस देखी, उसके बाद स्लेंडरनेस रेशियो देखा, क्यों यूज करते हैं या क्या पर्पस है उसका, वो हमने देखा। रैंकाइन फार्मूला क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, यूलर्स फार्मूला सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, सारे कॉलम्स के लिए नहीं था, सारे लोड्स को उन्होंने कंसीडर नहीं किया था, इसलिए हम रैंकाइन फार्मूला को यूज करते हैं। रैंकाइन फार्मूला जो है वो आपके सामने ये है, जो क्रशिंग लोड होगा उसकी वैल्यू ये होगी, सिग्मा C इंटू ए होगी। उसके बाद बकलिंग और क्रिपलिंग लोड जो होता है उसकी वैल्यू ये है। जब सारी वैल्यू हम दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी ये चीज आ गई। यहाँ पे ए जो है, ए कांस्टेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, रैंकाइन कांस्टेंट कहते हैं, और रैंकाइन कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है सिग्मा C बाई पाई स्क्वायर E होती है, ठीक। ये आपका हो गया कॉलम एंड स्ट्रट के बारे में। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। कॉलम एंड स्ट्रट में एक मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे या टॉपिक्स थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, जिससे आप थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और
क्वेश्चन है व्हाट इज द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ 4 मीटर कॉलम विथ फिक्स्ड एंड्स। ठीक है, पूछ रहा है स्लेंडरनेस रेशियो बताइए, एस की वैल्यू पूछ रहा है, दिया क्या है, ऑफ अ 4 मीटर कॉलम, लेंथ जो है कॉलम की वो क्या है 4 मीटर दी हुई है। उसके बाद कह रहा है विथ फिक्स्ड एंड्स, जो एंड्स हैं कॉलम के आप कह सकते हो ये वाला केस, दोनों एंड क्या है फिक्स है। ठीक है, तो फिक्स अगर दिया है तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो इफेक्टिव लेंथ होती है हम डायरेक्ट एल की वैल्यू ये कभी नहीं पुट कर सकते, हमेशा हम कॉलम और स्ट्रट के क्वेश्चन में इफेक्टिव लेंथ लेते हैं, दैट इज एल ई। एल ई निकालने के लिए हमें ये देखना होगा कि एंड कंडीशन कौन सी दी है, फिक्स दोनों है या फिर एक फिक्स है, फ्री है, एक हिंज्ड है, एक फिक्स है, या फिर दोनों हिंज्ड है। ठीक है, तो उस तरीके से एल ई की वैल्यू निकलेगी, और वो फार्मूला हमने देख लिया था कि एल ई की वैल्यू अलग अलग केसेस के लिए क्या क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू बताइए, एक 4 मीटर का कॉलम है जिसके दोनों एंड्स क्या है फिक्स हैं, इफ इट्स क्रॉस सेक्शन इज अ स्क्वायर। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, एक स्क्वायर है, इस तरीके से आप कह सकते हो एक स्क्वायर। स्क्वायर मतलब सारी साइड्स इसकी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। रेक्टेंगल नहीं दिया है, यहाँ पे बोला है स्क्वायर है, तो स्क्वायर मीन्स चारों साइड एक हो जाएंगी। ठीक है, और साइड की वैल्यू दी हुई है a इज इक्वल टू 40 mm। ठीक है, a की वैल्यू कितनी दी हुई है 40 mm दी हुई है। देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। स्लेंडरनेस रेशियो पहले तो देखेंगे क्या होता है, एस इज इक्वल टू होता है एल ई बाई के। ठीक है, एल ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एल ई इज इक्वल टू बोथ हैंड्स अगर फिक्स है तो उसके लिए इफेक्टिव लेंथ होती है एल बाई 2। ठीक है, एल कितना है 4 मीटर दिया हुआ है, इसको mm में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, 4000 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये क्या होगा 4000 mm हो जाएगा, तो कितना आएगा 2000। ठीक है, ये क्या हो गया 2000 mm आ गया इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू। के की बात कर लेते हैं, के इज इक्वल टू हमें पता है आई मिनिमम बाई एरिया। आई मिनिमम किसका निकालेंगे, जो हमें सेक्शन दिया हुआ है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी a टू द पावर 4 बाई 12, एरिया विल बी ए स्क्वायर, एरिया यही तो होगा, एरिया ए स्क्वायर ही तो होगा, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, बचेगा क्या यहाँ पे ए स्क्वायर डिवाइड बाई 12, ये आ जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या ए स्क्वायर बाई 12, के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, ए क्या है 40, तो 40 का स्क्वायर डिवाइड बाई 12। एल ई की वैल्यू देखते हैं, अब एल ई की वैल्यू हमने निकाली है 2000, के की वैल्यू कितनी है 40 का स्क्वायर बाई 12, 40 का स्क्वायर बाई 12। ठीक है, ये क्या हो गया 2000 इंटू 12 डिवाइड बाई 40 इंटू 40। यहाँ पे देख सकते हैं 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, ये कितना बचेगा आपका 15 के आसपास कुछ आ रहा है यहाँ पे, लेकिन कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। 2000 इंटू 12 डिवाइड बाई 40 इंटू 40। ठीक है, 2 0 से कैंसिल, कुछ गलत है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ हुई है एक्चुअली। इसका आंसर 173 के आसपास आने चाहिए, इसका आंसर जो आएगा गलती है, k इज इक्वल टू अंडर रूट आई मिनिमम बाई ए है, k इज इक्वल टू अंडर रूट आई मिनिमम बाई ए होता है। अब मुझे याद नहीं है कि मैंने वहां पे रिकॉर्डिंग जब मैंने की है अभी, तो वहां पे मैंने रेडियस ऑफ जायरेशन के सॉरी आई मिनिमम बाई ए अंडर रूट में बताया है या सिर्फ आई बाई ए बताया है। अगर मैंने वहां पे k की वैल्यू, अगर मैंने k की वैल्यू i बाई ए लिखवाया है तो उसको अंडर रूट आई बाई ए लिख लेना, क्योंकि यही वैल्यू होती है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पे क्या होगा अंडर रूट में k की वैल्यू जो होगी वो अंडर रूट में i बाई ए होगी, ये क्या है अंडर रूट में i बाई ए होगा, ये सारा क्या है अंडर रूट में है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इस तरीके से यहाँ पे कर लेते हैं।
2000 के की वैल्यू √40 इंटू 40 डिवाइड बाई 12, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 2000 इंटू अंडर रूट में 12 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा 40 बच जाएगा, तो ये 50 इंटू √12 आ जाएगा। ये 173 के आसपास इसका आंसर आएगा आपका, ठीक है। 173 के आसपास इसका आंसर आएगा। स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 173 आएगी, ठीक है। और वहां पे अगर मैंने लिखवाते टाइम अगर नोट्स में मैंने जो भी आपको यहाँ पे बताया था S = LE/K, वो तो ठीक है, लेकिन K की वैल्यू क्या हो जाएगी √I min/A, ठीक है। वहां पे करेक्ट कर लेना है कि ये जो K मिनिमम होगा √I min/A होगा। वहां पे अगर मैंने कराया है, मुझे याद नहीं है कि मैंने वहां अंडर लगवाया है या नहीं लगवाया है। इनकेस अगर लगवाया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लगाया तो आप ध्यान देना कि K मिनिमम की जो वैल्यू होगी K मिनिमम = √I min/A, ठीक है, वो कर लेना वहां पे। आज आपका ये कॉलम एंड स्टड टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।